आप सबकी नजर गई होगी, एक प्रोजेक्ट आजकल बड़ी चर्चा में आ गया है। 2 दिन से इस पर विवाद काफी तेजी से हो रहा है। आज पहले हम लोग उसी पर बात करेंगे और सिविल सर्विस के सभी बच्चे उस पर एक ऐसे और मेंस का क्वेश्चन भी लिख लेंगे। ये ग्रेट निकोबार से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। अगर न्यूज से अपने आप को अपडेट रखेंगे, यद्यपि न्यूज चैनल्स ने किसी कुछ खास सूचना नहीं दी है, अब क्यों नहीं दी ये भगवान जाने, लेकिन इसकी सूचनाएं दी नहीं गई हैं, लेकिन फिर भी ये चर्चा में है। एटलस से घर पे ध्यान से देख लीजिएगा। हम अच्छी तरीके से जानते हैं हमारे देश के जो 13 भारत सरकार के अधीन प्रोजेक्ट हैं, उनमें 13वां पोर्ट ब्लेयर में है, मिडिल अंडमान। ये इससे करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर ग्रेट निकोबार के क्षेत्र में एक योजना शुरू की जाने की बात चल रही है, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। इसके दोनों पक्ष हैं, पॉजिटिव निगेटिव बोथ एस्पेक्ट। तो इसको आपको दोनों तरीकों से समझना है। ये है क्या? इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 92,000 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे, 92,000 करोड़ रुपए। और बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में एक टाउनशिप बनेगी वहां जहां 2.5 लाख लोग रह सकते हैं। एक पावर प्लांट बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा जिसका प्रयोग सेना भी कर सकती है, पोर्ट बनेगा। वैसे पोर्ट ब्लेयर में भारत का 13वां पोर्ट है और यही हमारे सेना की अकेली इंटीग्रेटेड कमांड है। इसी जगह पे इंटीग्रेटेड कमांड होता है कि तीनों सेनाएं साथ साथ। इसके विकास का जो जिम्मा है वो अडानी को दिया गया है। अब देखिए, पॉजिटिव निगेटिव दोनों एस्पेक्ट किसी योजना के होते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे तो जो अभी प्रोजेक्ट है वो हमारे पुराने बड़े पोर्ट से 500 किलोमीटर दूरी पर है। यही एक मलक्का स्ट्रेट अक्सर आप लोगों से चर्चा की जाती है। चाइना का ठीक ठाक सामान, दुनिया का 40% तक सामान मलक्का से आ जाता है। और मलक्का स्ट्रेट जो है, ये मान लीजिए कि जैसे आजकल होर्मुज चर्चा में है, कुछ वैसे ही चर्चा में रहता है। ये नीचे इंडोनेशिया का सुमात्रा है और ऊपर मलेशिया है। बीच की जो स्ट्रिप है समुद्र की, वही मलक्का स्ट्रेट। चाइना यहीं से अपने सारे सामान लेकर आता है, जाता है। तो हमारा जो नया प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है वो मलक्का से ज्यादा दूरी पे नहीं, 100 किलोमीटर के इर्द गिर्द दूरी रहेगी। पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है इस योजना के, निगेटिव एस्पेक्ट भी। आपको दोनों पर बात करना है और अंत में निष्कर्ष आपको खुद लगाना है कि क्या उचित होगा, क्या अनुचित होगा। सभी जानते हैं पिछले कुछ महीनों से होर्मुज जैसे डिस्टर्ब चल रहा है, पूरी दुनिया पे असर हुआ है इसका। तो इस चक्कर में सभी चाहते हैं कि उनके यहाँ कोई भी सामान अगर आ रहा है तो उसके लिए एक क्लियर पैसेज हो। भारत अगर वहां ये प्रोजेक्ट विकसित करेगा तो निश्चित तौर पे चाइना के ऐसे किसी भी दबाव का सामना वो कर सकता है। जो चाइना की योजना रहती है कि कराची और ग्वादर के बंदरगाहों से
इन क्षेत्रों से वो अरब सागर में भारत के लिए रास्ता ब्लॉक करेगा, तो भारत भी इस प्रोजेक्ट से चाइना का ये रास्ता ब्लॉक कर सकता है। यद्यपि ऑलरेडी हमारे पास इसके लिए पोर्ट ब्लेयर का मेजर पोर्ट ऑलरेडी है, और चाइना ने भी इसकी काट के लिए यहाँ उत्तर में कोको आइलैंड में अपना एक परमाणु अड्डा बना भी रखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि चाइना यहाँ एकदम कमजोर है। इस प्रोजेक्ट के आने से जो है वो चाइना की स्थिति पूरी तरीके से डामाडोल हो जाएगी। कोको आइलैंड के अपने अड्डे से वो अपने आप को काफी हद तक यहाँ बैलेंस रखता है। लेकिन कुछ बातें और भी हैं। इस प्रोजेक्ट के साथ साथ जो लोगों को आपत्ति है, वो आपत्ति ये है कि कहा गया है कि इसका डिफेंस पर्पज होगा। ये तो अति उत्तम है, देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन एक चीज इसमें और जोड़ दी गई है कि यहाँ हम टूरिज्म भी डेवलप करेंगे। अभी तक देश में टूरिज्म और डिफेंस दोनों प्रोजेक्ट साथ साथ कभी नहीं संचालित किए गए। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जहां भी टूरिज्म से जुड़ी बातें होती है, डिफेंस को उससे पीछे रखा जाता है। ये आप दोनों कैसे संचालित कर लोगे वहां, पहला प्रश्न। यहाँ आप टाउनशिप बनाओगे, पावर प्लांट बनाओगे, पोर्ट बनाओगे, एयरपोर्ट बनाओगे। इस चक्कर में वहां करीब करीब 1 करोड़ वृक्ष कटेंगे। उसका प्रत्युत्तर ये दिया गया है कि वो हरियाणा में लगा देंगे पेड़, तो वृक्ष उतने ही रहेंगे। ये बात भी पर्यावरणविदों को थोड़ा कम जम रही है। काटोगे आप पेड़, ग्रेट निकोबार में लगाओगे हरियाणा में, ये बैलेंस कैसे बनेगा? पेड़ तो मान लीजिए फिर भी संख्या में गिनने में 1 करोड़ हो जाएंगे। जो जीव जंतु वहां रहते हैं, ग्रेट निकोबार के विषय मैंने आपको बताया था, ये भारत का बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और बायोस्फीयर रिजर्व तो आप जानते ही हैं कितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। जो बायोस्फीयर रिजर्व ग्रेट निकोबार में है, उसकी बायोडाइवर्सिटी आप हरियाणा में कैसे बना लोगे? ये प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है। कुछ वहां जनजातियां हैं जिनको जारवा और शैंपेन के नाम से जानते हैं। इनमें से कुछ की संख्या तो बस 200 से 250 के बीच बची है। इनको वहां से हटाना है। अब ये एक बड़ी भारी बात आ जाएगी, क्योंकि ये सब भारत की वल्नरेबल ही नहीं बल्कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज में आ गई हैं, जिनकी संख्या तेजी से घट गई है। तो इन सब चीजों को लेकर कुछ प्रश्न उठने शुरू हुए हैं। यद्यपि इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट सरकार ने बताए हैं। आप एक शब्द सुनते होंगे, आपको मैंने करंट की किसी क्लास में लिखाया भी था, ट्रांसशिपमेंट। हमारे पोर्ट की इतनी क्षमता नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े शिप अपने पोर्ट पे बुला लें। तो अक्सर कभी कभी वो सिंगापुर रोक के जाते हैं बड़े शिप, फिर वहां से छोटे शिप में सामान भारत की ओर भेजे जाते हैं। इस उद्देश्य से एक पोर्ट हमने केरल में विकसित किया था, और ये भी केरल सरकार ने विकसित किया और चलाने के लिए अडानी को दिया। तो राजनीतिक दलों पे कभी बहुत भरोसा मत करिएगा कि अडानी का नाम आ जाने से कोई विरोध करे। केरल की सरकार कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा चलाई जाती है, और वो भी तो अडानी को ही दे रही है चलाने के लिए। ये राजनीतिक दल हैं, गिरगिट इनसे टिप्स ले इतने ज्यादा ये रंग बदलते हैं, तो इसलिए इन पर हमें एकदम भरोसा नहीं है। और अडानी के होने भर से संदेहास्पद कोई चीज नहीं हो जाती जब तक कि क्लियर क्वेश्चन न उठे। लेकिन क्लियर क्वेश्चन यहाँ 1-2 उठ रहे हैं। जब हमने विजिंजम में, इस जगह का नाम विजिंजम है, जहां केरल में सरकार का पोर्ट है लेकिन चला अडानी रहे हैं, और उस स्थिति में ये विजिंजम पोर्ट जो है, जब ट्रांसशिपमेंट के लिए ही हम लोगों ने विकसित किया है, बताया है कि बड़े बड़े कंटेनर वाले जहाज अब यहाँ रुक सकते हैं, अब थोड़ा सा कुछ बातें अलग होती चली जाती हैं कि फिर इस जगह हमें ये काम करना चाहिए था कि ये काम पोर्ट ब्लेयर में ही कर लेना चाहिए था। अब पोर्ट ब्लेयर में अगर आप करेंगे तो बताएंगे कि भाई मलक्का से पोर्ट ब्लेयर की दूरी 500 किलोमीटर और बढ़ जाएगी। और अगर हम ग्रेट निकोबार में जहां ये प्रोजेक्ट सोच रहे हैं
वहां करेंगे तो 100 किलोमीटर के अंदर मलक्का स्ट्रेट रहेगा। जब चाहेंगे तब हम, जैसे ईरान ने होर्मुज को चोक कर दिया पूरा, जब चाहेंगे तब हम मलक्का को चोक कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में दोनों पहलू इतने अच्छे तरीके से आ जाते हैं कि यानी इसके पक्ष में भी 10 तर्क दे सकते हैं आप और इसके विपक्ष में भी 10 तर्क दे सकते हैं। तो अब उसमें फिर निर्णय क्या लिया जाए, क्या सोचा जाए? ये सच है कि चाइना जैसे जितने एग्रेसिव तरीके से भारत को घेर रहा, भारत को उत्तर तो देना ही चाहिए, लेकिन ये भी सच है कि बायोडाइवर्सिटी, खासतौर पे ऐसे आदिवासी समुदाय की जो कि संख्या में ही कुछ, और खासतौर पर उस क्षेत्र की जो भारत का एक बायोस्फीयर रिजर्व है, वो भी बड़े अपने आप में महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो हम करें क्या? लेकिन ये एक चीज क्लियर एक प्रश्न उठाती है, अगर डिफेंस पर्पज है तो टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है, वहां से दूर रखा जाता है। लेकिन टूरिज्म को बढ़ावा देने का उद्देश्य ये है, कहा गया है कि इसको हम सिंगापुर या हांगकांग लेवल का एक स्थान बना देंगे। ये दोनों, जैसे सिंगापुर हांगकांग टूरिज्म के लिए बड़े मशहूर हैं, और दुनिया भर के सारे जहाज जो भी चीन जापान की तरफ बढ़ते हैं वो सिंगापुर के पोर्ट पर रुकते जरूर हैं, वो सिंगापुर के पोर्ट पर रुकेंगे जरूर, वहीं थोड़ी सर्विसिंग वगैरह होगी उनकी। आप चीज तो समझ ही रहे हैं उसको, कि जैसे लॉन्ग जर्नी में आप जब जाते हैं तो हाईवे के किनारे किसी ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट में रुकते हैं, वही महत्व देने की हम इसको भी सोच रहे हैं। योजना बुरी उतनी नहीं समझ में आ रही है, मुख्य चीज इतने ज्यादा पेड़ कट जाएंगे, उसकी क्षतिपूर्ति हरियाणा में कैसे हो पाएगी, और मुख्य चीज ये है कि बायोडाइवर्सिटी वाले स्थलों के लिए कैसे इतनी जल्दी क्लियरेंस मिल गई। एनजीटी ने भी क्लियरेंस दे दी है, जबकि आप जानते हैं एनजीटी एक सामान्य सी फैक्ट्री लगाने के लिए कितने ऑब्जेक्शंस दे देता है, आप सभी को मालूम ही है, कम से कम सिविल वाले बच्चे तो सब जानते हैं। भारत में तटीय क्षेत्रों को कोस्टल रेगुलेशन जोन्स के तहत ऑपरेट किया जाता है। जो भी देश के कोस्टल रीजन है वो सीआरजेड के तहत ऑपरेट किए जाते हैं। इसको इनमें 4 भागों में बांट लेते हैं। 1991 से ये चल रहा है, और बड़ा ध्यान रखते हैं कि किसी भी देश के समुद्र तट से 500 मीटर तक कोई भी ऐसी गतिविधि न हो जिससे कि उस देश का कोई भी क्लाइमेटिक इम्बैलेंस सामने आए। तो इसके तमाम नियम भी इससे कट रहे थे, फिर भी मंजूरी मिली। यही थोड़ी चीजें संदेह पैदा कर देती हैं। हो सकता है कि भविष्य में ये प्रोजेक्ट बहुत फायदेमंद सिद्ध हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि इतना ज्यादा इको डिसबैलेंस हो जाए कि अपने आप में लेने के देने पड़ जाए। तो दोनों ही परिस्थितियां हैं। अभी फिलहाल तो देखते हैं, क्योंकि बहुत आश्चर्य की बात है, अगर किसी ने किसी हिंदी न्यूज़पेपर में 3 दिन में ये पढ़ा हो तो बताएं, किसी हिंदी न्यूज़पेपर ने चर्चा तक नहीं की। ये न्यूज़पेपर रह ही नहीं गए हैं, ये राजनीतिक दलों के पैम्पलेट बन गए हैं, राजनीतिक दलों के पैम्पलेट। अब तो पत्रकारों से भी पूछ लिया जाता है, जब कोई कहता है पत्रकार, तो लोग पूछते हैं पलट के किस पार्टी की, तो पत्रकार भी पार्टी हो गए। लेकिन ये कम से कम बताया जाना चाहिए देश की जनता को, स्टूडेंट को, अच्छे बुरे दोनों पहलू सामने रखने चाहिए। और फिर विकल्प के रूप में भी हम बात कर सकते हैं कि पोर्ट ब्लेयर को चाइना के पर्पस से पहले से ज्यादा विकसित कर लें, और ये पोर्ट ब्लेयर से मलक्का को हम चोक कर सकते हैं चीन की गतिविधियों को देखते हुए। और इस प्रोजेक्ट को अगर हम भारत के ही किसी चेन्नई, विशाखापट्टनम जैसे पोर्ट पे विकसित करते तो क्या बुराई थी। ऐसी बहुत सारी चीजें सोची जा सकती है। अब ये बहस जितने भी कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट्स हैं उनके बीच ये चलेगी, कुछ दिनों तक चलेगी। कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लिख लीजिएगा, तैयार कर लीजिए। हेडिंग डालिए, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट।
यह भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इट इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जिसका कुल बजट 92,000 करोड़ रुपए है। इट्स टोटल बजट इज 92,000 करोड़ रुपए, जिसका कुल बजट 92,000 करोड़ रुपए है। इसके तहत निम्न परियोजनाओं को विकसित किया जाना है। फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स आर टू बी डेवलप्ड इन इट। नंबर 1, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ट्रांसशिपमेंट का क्या अर्थ है? बहुत ज्यादा 40,000 कंटेनर लेके चलते हैं शिप। आपके देश के पोर्ट के पास ये क्षमता नहीं है कि 40,000 कंटेनर वाले शिप को अपने किनारे बुला ले। कभी कभी वो कोलंबो, कभी कभी सिंगापुर, इतनी दूर खड़े किए जाते हैं। फिर छोटे छोटे कई शिप में वही कंटेनर टुकड़ों टुकड़ों में लाए जाते हैं। लेकिन विजिंजम को तो हमने इसी उद्देश्य से विकसित किया था कि भाई ये समस्या खत्म हो जाएगी। उसी पर्पज से फिर एक काम वहां करें। जैसे अब असल में विकास बनाम पर्यावरण, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट, एक लंबी बहस। एक्सप्रेसवे जरूरी है, बहुत सुधार आया है। जो 90 के दशक में दिल्ली जाना चाहते थे, जीटी रोड से जाते थे, 3 फीट के गड्ढे कन्नौज जैसे कस्बे में आम बात होती थी। आज बहुत आसानी से सारे काम हुए। लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो जाता है फिर उसी में एक खेल चलने लगता है। अब कानपुर से लखनऊ जाने के लिए ऑलरेडी एक विधिवत एक्सप्रेसवे है। अब आप कहीं एक और लेकर जाएंगे तो ये कोई विकास के लिए नहीं करते हैं। जमीन का अधिग्रहण एक खेल होता है। किसानों से सस्ते दर पे जमीन लेना है, उसको NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को महंगे दर पे बेचना है, और ये खेल चल जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि फिर किसी को काम देने के लिए ही ऐसे सारे प्रोजेक्ट चलने लगते हैं। तो प्रश्न हर एक पर उठना जायज है, क्योंकि ऐसी चीजें हो रही हैं, इसलिए क्वेश्चन उठते हैं। तो कोई ऐसा नहीं होता कि निराधार होते हैं, कोई ना कोई आधार उसके पीछे होता है। आगे लिखें अगला। ड्यूअल यूज, दोहरा प्रयोग, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सेना भी प्रयोग करे और नागरिक भी प्रयोग करें। ड्यूअल यूज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक टाउनशिप जिसमें 1.25 लाख से 2.5 लाख लोग रह सकते हैं। A township in which 1.25 to 2.5 lakh population could reside. गैस और सोलर पर आधारित पावर प्लांट बेस्ड ऑन गैस एंड सोलर। तथा सड़क सहित अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर along with roads। हेडिंग डालिए सकारात्मक पक्ष। आप कॉम्पिटिटिव व्यू से बात को लिखेंगे। पॉजिटिव एस्पेक्ट, सकारात्मक पक्ष। भारत हांगकांग या सिंगापुर जैसा
भारत हांगकांग या सिंगापुर जैसा आर्थिक केंद्र विकसित कर सकता है। इंडिया कुड डेवलप इकोनॉमिक सेंटर लाइक हांगकांग और सिंगापुर। हांगकांग या सिंगापुर जैसा आर्थिक केंद्र विकसित कर सकता है। लाइन बदलती रहिए। मलक्का स्ट्रेट को नियंत्रित कर सकता है। इंडिया कुड रेगुलेट मलक्का स्ट्रेट, जो चीन जाने वाला एक प्रमुख मार्ग है, विच इज a major passage to China, एक प्रमुख मार्ग है। पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। टूरिज्म could be promoted, बढ़ावा दिया जा सकता है। अगला, बड़ी मात्रा में रोजगार सृजित किया जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट could be created in large quantity. नकारात्मक पक्ष, निगेटिव एस्पेक्ट। इस परियोजना में 1 करोड़ वृक्ष काटे जाएंगे। 1 करोड़ trees would be deforested in this project. हालांकि हरियाणा में वृक्षों को लगाने की बात कही जा रही है। Forestation is proposed at हरियाणा में वृक्षों को लगाने की बात कही जा रही। नंबर 2, ग्रेट निकोबार भारत का बायोस्फीयर रिजर्व है। ग्रेट निकोबार इज इंडियाज बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। बायोडाइवर्सिटी may be harmed extremely. अगला, यह क्षेत्र सैम्पेन और जारवा जैसी जनजातियों के लिए जाना जाता है। This region is known for Sampan and Zarva-like tribes. यह जनजातियां पहले से ही विलुप्त प्राय की श्रेणी में है। These tribes are in category of endangered, species. इस परियोजना से इन जनजातियों के उजड़ने का खतरा होगा। डिजर्टेशन ऑफ above said tribes
would be caused by this project, would be caused by this project. उजड़ने का खतरा होगा, खतरा होगा। नेक्स्ट वन, यह योजना टूरिज्म और रक्षा, डिफेंस, पर्यटन और रक्षा दोनों ही उद्देश्यों को साथ साथ लेकर चल रही है। दिस स्कीम is focusing tourism and defense both object togetherly, जो कि प्रथम दृष्टया व्यवहारिक लगता है, जो कि प्रथम दृष्टया व्यवहारिक लगता है, which is impractical at first sight। अब अगर आप न्यूज चैनल और रील से पढ़ रहे हैं तो एक बात तो तय है कि आप अपने जीवन के प्रति ही सेंसिटिव नहीं है। जिस स्तर के न्यूज चैनल गिर चुके हैं और रील का तो कोई आप जानते हैं, मोबाइल से गाना सुन लीजिए चलता है, लेकिन उसकी रील से आप पढ़ाई कर रहे हैं। हम सहमत नहीं हैं नेता विपक्ष की तमाम चीजों से, और न हमें किसी राजनीतिक दल के प्रति अपनी कोई प्रतिबद्धता दिखानी, चाहे सत्तारूढ़ दल हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन जैसे राहुल गांधी ने वहां एक यात्रा कर ली, अब रील शुरू हो गई है, चीन का एजेंट है, चीन की मदद करने के लिए प्रोजेक्ट रुकवा रहा है। मूर्खतापूर्ण प्रलाप नहीं करना चाहिए। इन प्रश्नों के उत्तर आप ही दे दीजिए जो प्रश्न उठ रहे हैं, तो बात खत्म हो जाएगी। तो जो चीजें हैं इस ऐसा कह के तो टाल नहीं सकते हो कि सेना से सवाल नहीं कर सकते हो। भाई किया जाएगा, हर एक से सवाल किया जाएगा, राष्ट्रहित में सबसे सवाल किया जाएगा। नो वन वुड बी एग्जेम्प्टेड। अगर कोई भी एग्जेम्प्टेड है तो निस्संदेह इसकी कीमत फिर देश को चुकानी पड़ती है। आप इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए जो ये प्रश्न खड़े हो रहे हैं, बात खत्म हो जाएगी। तो ये प्रश्न भी तो महत्वपूर्ण है कि उत्तर में ये दोनों चीजें झलकनी चाहिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी, निगेटिव एस्पेक्ट भी। आगे लिखें, लाइन बदलते रहिए। इस प्रकार की परियोजनाएं प्रायः एनजीटी एंड कोस्टल रेगुलेशन जोन्स की देखरेख में संचालित की जाती हैं। Such type of the projects are operated in supervision of NGT and Coastal Regulation Zone. Coastal Regulation Zone, परंतु आश्चर्यजनक ढंग से 166 वर्ग किलोमीटर में जंगलों के विनाश को दोनों ने ही अनदेखा कर दिया है। परंतु आश्चर्यजनक ढंग से 166 वर्ग किलोमीटर में जंगलों के विनाश को दोनों ने ही अनदेखा कर दिया है। बट इन सरप्राइजिंग वे डिफॉरेस्टेशन इन 166 स्क्वायर km, 166 स्क्वायर km is ignored by both। बस रुक जाइए। अब आप याद करिए जब अरावली वाला मुद्दा आया था, अभी कुछ ही महीने पहले तो मैंने लिखवाया था, निहायत ही मूर्खतापूर्ण उसमें एक तर्क था, 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियां अरावली नहीं मानी जाए, यहाँ खनन हो सकता है। ये तो इसका इतना मजाक उड़ा कि बाद में फिर रोक लगानी पड़ी कि नहीं नहीं हमारा पुराना रेगुलेशन ये लागू नहीं होगा। तो क्या इसी दिशा में हम फिर से बढ़ रहे हैं क्या? अब इन सब चीजों पे आप अपने आप को तैयार रखेंगे, नजर रखेंगे। कोस्टल रेगुलेशन जोन क्या है? 2 लाइन हेडिंग डाल के लिख लीजिए। कोस्टल रेगुलेशन जोन 1991 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा तटीय क्षेत्रों के लिए
कुछ नियम जारी किए गए थे। A few rules were introduced by Ministry of Environment and Forest, Environment and Forest for coastal regions। इसके तहत तटीय क्षेत्रों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। In which coastal regions are subdivided into 4 parts, जिन्हें CRZ1, which are known as CRZ1, CRZ2, CRZ3 और CRZ4 कहा जाता है। CRZ4 कहा जाता है, which are known as CR1, CRZ1, CRZ2, CRZ3 and CRZ4। यहाँ किसी भी कृत्रिम गतिविधि को इन्हीं दिशा निर्देशों के तहत नियंत्रित किया जाता है। Any artificial activity is regulated according to above said directions। According to above said directions, इन्हीं दिशा निर्देशों के तहत नियंत्रित किया जाता है। बस ठीक है। अब इसके बाद कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, इनको भी जरा ध्यान से देख लेंगे। हेडिंग डालिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ये सब यही 2-4 महीने 6 महीने के करंट अफेयर्स जो अभी लिखा है, ये तो हमेशा काम आता है। हो सकता है कि 10 साल बाद। अच्छा हाँ, एक चीज पे और थोड़ी चर्चा करनी चाहिए। रोज रोज नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर घोषित होते हैं, ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा। किसी और क्लास में मैं आपको गंगा एक्सप्रेसवे के विषय में बताऊंगा। 12 जिलों में लगभग सभी में 100 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पे ले ली गई है। तो एक प्रश्न यहाँ उठना चाहिए कि सैकड़ों इंडस्ट्रियल कॉरिडोर घोषित हुए, विकसित कितने हुए? उत्तर प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए जो संस्था 1961 में बनाई गई, उसको आजकल यूपी सीडा कहते हैं। किसी जमाने में उसको यूपीएसआईडीसी बोलते थे। आजकल कॉरपोरेशन को अथॉरिटी से रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये तमाम बंजर बेकार, ये पहली शर्त होती थी, खेती योग्य जमीन नहीं होनी चाहिए। बंजर और बेकार जमीनों को लेगी, इनको विकसित करेगी और इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ डेवलप करेगी। उत्तर प्रदेश के सारे इंडस्ट्रियल एरिया, पनकी, दादा नगर, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो रूमा, इस तरफ देखिए चकेरी वगैरह, सब ऐसे ही विकसित किए गए। सबको इसी ने विकसित किया है। तो अगर आपने औद्योगिक उद्देश्य से जमीन ले ली है कि हम यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, और एक निश्चित समय तक अगर आपने कोई काम नहीं किया है तो नोटिस भेज देता है कि भाई आपने जमीन तो ले ली लेकिन फैक्ट्री लगाई नहीं, तो फिर जमीन पे क्यों कब्जा किए पड़े हैं, तो हम आपसे जमीन छीन लेंगे। ये ढेर सारे आजकल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की चर्चा हो रही है। जो गंगा एक्सप्रेसवे है, जिस पर एक अलग से क्लास हम लोग रखेंगे, 12 जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनने हैं और तमाम जमीन का अधिग्रहण हो गया है। इसके पहले 100 से ज्यादा इस तरीके के कॉरिडोर्स की चर्चा की गई है। इनकी एक पूरी लिस्ट है। 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में इस प्रकार के 32 प्रोजेक्ट की एक लिस्ट पूरी दी गई है। तो इस पे अगर प्रश्न पूछिए आप
कितने पूरे हुए हैं? तो एक दो नाम आते हैं, जैसे धुलेरा पे थोड़ी चर्चा हुई थी, हम लोगों ने ही की थी। बाकी सिर्फ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जमीनें, और पहली बार उपजाऊ जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है एक्सप्रेसवे के लिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए। ये थोड़ी बुरी चीज है। उपजाऊ जमीनों का किसी भी कीमत पे इस पर्पस से कोई अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। तो आपने ये सब चीजें डिक्लेयर कर दी, जमीन ले ली, और अभी तक कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप नहीं हुआ। ये चिंता की बात है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जमीन, और पाएंगे क्या कि जमीन किसी खास व्यक्ति के नाम हो जाती। कानपुर डिफेंस कॉरिडोर की आज आप होमवर्क में नेट पे जाके देखिएगा, 500 हेक्टेयर जमीन ली गई, जिसमें अधिकांशतः है जमीन किसी एक खास उद्योगपति ने ले ली। तो अब इस पे आप कुछ न कुछ करिए 5 साल 10 साल में। नहीं करेंगे तो आपने सिर्फ जमीनों का 100 से ज्यादा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में अधिग्रहण कर लिया है। आप अघोषित रूप से देश के सबसे बड़े जमींदार बन गए, और जबकि न वहां कोई इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, न कोई रोजगार सृजित हो रहा है। तो जब इसी से जुड़ी हुई बात है तो एक लाइन लिख लीजिए जरा, लिखें। वर्तमान में एट प्रेजेंट नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा 13 राज्यों में 32 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के विकास की घोषणा की गई। प्रेजेंट नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NICDC has declared 32 projects या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट in 13 states। इसी के अंतर्गत दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आदि घोषित किए गए हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स have been declared, परंतु अधिकांशतः इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अभी भी सिर्फ कागजों पर ही है। But majority of industrial corridors are still just on papers। हालांकि गुजरात के धुलेरा जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को विकसित भी किया गया है। गुजरात के धुलेरा जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को विकसित भी किया गया है। धुलेरा लाइक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स have been developed in गुजरात। इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। Effective steps should be raised in this direction, क्योंकि जमीन के अधिग्रहण के बाद इसे किसी न किसी व्यक्ति को आवंटित कर दिया जाता है। Because land is allotted to any particular person,
after its acquisition, जबकि आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ नहीं की जाती हैं, whereas economic activities are still ignored, प्रारंभ नहीं की जाती। इससे भूमि के केंद्रीकरण की अंडरलाइन करके मेंस वाले बच्चे इस पर एक क्वेश्चन लिख लेंगे कि एक नई प्रवृत्ति क्या इस तरीके के प्रोजेक्ट से फिर से जमीनों के सेंट्रलाइजेशन की बढ़ती चली जा रही है क्या? तो इसको अंडरलाइन करेंगे। भूमि के अधिग्रहण की एक नई प्रवृत्ति इन दिनों विकसित हो रही है। और न्यू टेंडेंसी of acquisition of land, acquisition and centralization of land is being developed nowadays। पर्याप्त है, हो गया बस, अब बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना। आजकल चागोस फिर से बड़ी चर्चा में आ गया है। ये क्या है भाई? तो ये बड़ा मैप है, ये अफ्रीका है, मेडागास्कर है। मेडागास्कर से थोड़ी ही दूरी पे अफ्रीकी देश मॉरिशस अफ्रीका का देश है। ध्यान रखिएगा, भले ही 70% लोग भारतीय मूल के हों। इसी मॉरिशस के अधिकार में चागोस, इसी चागोस को इस बड़े वाले सर्किल में थोड़ा ज्यादा डिटेल में दिखा दिया गया। चागोस का ही एक हिस्सा है डिएगो गार्सिया। यहाँ यूएसए का 7th फ्लीट, उसकी नौसेना का एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट करियर वारशिप है। 1 लाख सैनिक रह सकते हैं, तो यही रहता है। चागोस ब्रिटेन के पास था, बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ में मॉरिशस गया। इसको हमको दिलाया जाए, हमारा हिस्सा है। जैसे अंडमान निकोबार भारत का हिस्सा है, ब्रिटेन उसको छोड़ेगा तो भारत को मिलेगा, वैसे ही चागोस को हमको दिलाया जाए। भारत ने भी इस चीज का समर्थन किया, बिल्कुल सही बात है, चागोस को मॉरिशस को मिलना चाहिए। ब्रिटेन भी तैयार हो गया था। कुछ महीने पहले मैंने करंट की क्लास में भी आपको लिखाया था। अब अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन पर एक दबाव बना दिया है, नहीं, ये चागोस आपको मॉरिशस को नहीं देना, जबकि पहले भी कहा गया था कि चागोस जरूर दिया जाएगा मॉरिशस को, लेकिन डिएगो गार्सिया ये यूएसए के पास ही बना रहेगा, यानी यूएसए के अधिकार पे कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन उसने अचानक ये कर दिया है, लगभग बना हुआ एक मुद्दा अटक गया है। और उसने धमकी भी दी है ट्रंप ने ब्रिटेन को, ये मूर्खतापूर्ण कदम है कि तुम चागोस जो है वो मॉरिशस को सौंप दोगे। शायद डर है ट्रंप को कि भारत या चीन जैसे देश चागोस में अपनी पैठ बढ़ा सकते हैं। तो अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हारे तमाम जो और टापू हैं, जिनमें आप लोग जानते हैं ब्रिटेन के पास दुनिया भर में हर देश के पास टापू हैं, और हर देश के नजदीक के टापुओं पर वो अपना कब्जा रखता है, और इसी कब्जे के द्वारा दुनिया भर के समुद्र को डोमिनेट करता रहता है। तो ट्रंप ने कहा है कि जो फॉकलैंड अर्जेंटीना के पास ब्रिटेन के अधिकार में, फिर हम इस पर भी बात उठाएंगे। इसलिए ये चागोस वाला मुद्दा जो है, इसको आप अपने पास ही रखिए, कोई जरूरत नहीं है मॉरिशस को देने की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं फिर कर क्या रही? प्रस्ताव पारित कर देती हैं, दिला देती हैं, और अगले ही मिनट वो सारी चीजें कैंसिल हो जाती हैं। डब्ल्यूटीओ कर क्या रहा है? इनका कोई महत्व भी है कि बस ऐसे ही बनी हुई है? दुनिया ये चलाएगा अकेले, बिना किसी दूसरे की कोई परवाह की? ये तो बड़ी बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। तो 2 लाइनें इस पर भी लिख लीजिए। चागोस
हिंद महासागर में एक द्वीप समूह है। यहाँ कोरल रीफ बहुत पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। Chagos is a group of island in Indian Ocean. Group of island in Indian Ocean. एक द्वीप समूह है। मॉरिशस की आजादी के बाद भी इस पर ब्रिटेन का अधिकार रहा है। It is in possession of Britain even after independence of Mauritius. Even after independence of Mauritius. विगत दिनों संयुक्त राष्ट्र संघ के दखल से ब्रिटेन ने इसे मॉरिशस को सौंपने की घोषणा की थी। विगत दिनों संयुक्त राष्ट्र संघ के दखल से ब्रिटेन ने इसे मॉरिशस को सौंपने की घोषणा की थी। इन रिसेंट डेज Britain announced to hand over it to the Mauritius due to pressure of UNO, परंतु USA के दबाव से, but due to इंटरवेंशन बाय यूएसए के दबाव से, इंटरवेंशन बाय यूएसए ब्रिटेन ने इस घोषणा के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है। ब्रिटेन ने इस घोषणा के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है। ब्रिटेन has postponed implementation of this announcement. दरअसल चागोस का ही हिस्सा डिएगो गार्सिया है। इनफैक्ट डिएगो गार्सिया इज पार्ट ऑफ चागोस। चागोस का ही हिस्सा डिएगो गार्सिया है। जिस पर यूएसए का नौसैनिक अड्डा है, which is used by USA as naval station. यूएसए का नौसैनिक अड्डा है। बस पर्याप्त। चलिए कुछ और लिखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। एयर क्वालिटी रिपोर्ट इस रिपोर्ट में कुछ अच्छी चीजें नहीं मिली हैं। पार्टिकुलेट मैटर्स 2.5 के आधार पे जारी की गई। जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल फैल जाते हैं उसके आधार पर 2.5 ये आकार है माइक्रोन में, 10⁻⁻⁶ मीटर, यानी मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा। ये बहुत खतरनाक होते हैं। दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत का 6ठा नंबर बताया गया। विश्व के सबसे प्रदूषित 100 शहरों में भारत के 66 बताए गए। सबसे ज्यादा संस्थाएं इसी देश में काम करती हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। गाड़ी में अगर आपके 4 व्हीलर में वो पोल्यूशन वाला एक कागज न रहे तो 10,000 की पेनाल्टी। 10 रुपए का पेड़ नहीं लगाते हैं लोग कहीं और 10,000 की पेनाल्टी। यहाँ हर चीज नौटंकी में ही चलती है, कागजों में आंकड़े पेश कर देते हैं।
तो कुछ लाइन लिख लीजिए, लिखें। यह रिपोर्ट आईक्यू एयर द्वारा जारी की जाती है। आईक्यू एयर द्वारा जारी की जाती है। दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय आईक्यू एयर। PM 2.5 के आधार पर विभिन्न देशों को रैंकिंग दी जाती है। वेरियस कंट्रीज आर गिवन रैंकिंग on the basis of PM 2.5। 143 देशों की इस रैंकिंग में भारत का नीचे से छठा स्थान रहा, मतलब सबसे प्रदूषित छठे नंबर पे है। In this ranking of 143 countries, India is on 6th rank among the polluted most countries. Among the polluted most countries, विश्व के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में 66 भारत में, 66 out of 100 polluted most cities are in India. नई दिल्ली को विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बताया गया है। न्यू दिल्ली is the polluted most capital of world। अब देखिए जो अगली रिपोर्ट है वो बहुत ज्यादा लोगों को राहत दे देगी। भारत वाले इसी रिपोर्ट पे जी रहे हैं। विश्व का सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान बताया गया। खत्म हो गई बात, राहत मिल गई, ठंडक मिल गई। हमारा लड़का भले चरस पीते हुए पकड़ा जाए, पड़ोसी वाले का तो जेल में है ना। लिख लीजिए, विश्व का सबसे, अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, ये बच्चा मुझसे ज्यादा तेज है, मुझे इसको पीछे छोड़ना है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, ये ऐसे बोलता है, मैं और अच्छा बोलूंगा। किसी की गजलों का संग्रह है, कल सुनना मुझे। उनका नाम बताएं पूरा। बैठ जाए बेटा, शाबाश। हम लोग बहुत इन सब चीजों को पढ़ते थे, क्योंकि माना जाता है सिविल सर्विस की तैयारी वन लाइनर तो होती ही नहीं। तो दुष्यंत कुमार को तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। साए में धूप नाम है, सरल सरल हिंदी की गजलें। हिंदी में गजल इसके पहले इतनी लोकप्रिय किसी ने नहीं बनाई थी। तो हम लोग तो 150 शेर इसके याद कर लेते थे, यहाँ प्रयोग करना वहां प्रयोग करना, नंबर इससे अच्छे मिलते। आपका नाम धूमिल है, धूमिल तो समझ ही रहे हैं, मतलब जो ठीक से दिख ही नहीं रहा। तो ये लोग आदत होती ना इनकी, कोई बिस्मिल हो जाता है, कोई धूमिल हो जाता है, कोई घायल है, कोई अंधेरे में है, जानबूझ के ऐसा नाम रखते हैं। कभी बड़े उम्दा, ये तो भाई आदर्श रहे हैं तमाम युवाओं के उस पीढ़ी की। हम लोग बहुत चर्चा करते रहे धूमिल के विषय में। अब घर पे देखिए, सुनना मुझे, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं, बड़ी काम आती है। तो आपके मन में भी ऐसी बात होनी चाहिए ना कि अच्छा आज मेरा नाम नहीं आया, कल सब देखना और लग जाइए। फिर रील मत देखने लगी, स्टेटस लगाया है ग्रैंड एंट्री ऑफ IAS। वो PM की काफिले की एंट्री है जो 40 गाड़ियां दिख रही हैं। IAS की किसी काफिले में 40 गाड़ियां नहीं होती, और जो PM की एंट्री होती है ना, उसमें 40वें नंबर पे जो गाड़ी होती है वो DM की होती है। 39 से मतलब ही नहीं होता है, और PM से 500 मीटर की दूरी पे रखा जाता है।
पीएम के करीब आता है तो एसपीजी वाले ऐसे रोक देते हैं, वहीं रहो। तो पढ़ाई करिए, डीएम बनने की कोशिश करिए और इससे और ऊपर बनने की कोशिश करिए, रील मत लगाइए और अपने से बेहतर को अपना राइवल बनाइए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, दिल को बड़ी तसल्ली मिली, लिख लीजिए जल्दी से। विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित देश पाकिस्तान है। द पोल्यूटेड मोस्ट कंट्री, इस पे जी न्यूज ने कार्यक्रम नहीं चलाया, ये आश्चर्य की बात है। द पोल्यूटेड मोस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड इज पाकिस्तान, बांग्लादेश का दूसरा स्थान है, फॉलोड बाई बांग्लादेश। नंबर 3 ताजिकिस्तान। अरे यार हम लोग घिरे ही हुए हैं गंदगी वाली जगहों में, तीनों पड़ोसी है। नंबर 3 ताजिकिस्तान, 4 चाड। क्या मतलब दिन आ गए, चाड अफ्रीका में है, लैंडलॉक्ड है, मतलब कोई अपने बराबर नहीं है। अगली रैंकिंग कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उसके बाद वाला नंबर तो अपना ही है, ऊपर लिख लिया है। लिखें, दक्षिण अफ्रीका का न्यू वॉर्डविल शहर विश्व का सबसे स्वच्छ शहर बताया गया है। न्यू वॉर्डविल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका is the cleanest city of world। दक्षिण अफ्रीका में तो हम लोग ठीक ठाक मात्रा में 21 लाख है, फिर भी स्वच्छ है। हम लोग यहाँ लगता है गए नहीं हैं। अब रुक जाइए, कुछ ही दिनों में हमें पता चल जाए बस। अभी हम गुटखा खा खा के दुरुस्त करते हैं इसको, है ना। लेकिन ये तो बहुत आश्चर्य की बात है भाई। जनरली इन सब मानदंडों पर हम लोग कहीं नहीं टिकते, लेकिन साउथ अफ्रीका में ऐसा शहर है, ये तो खुद बहुत आश्चर्य की बात है। चलिए कोई बात नहीं, कुछ आगे लिखें। यहां PM 2.5 1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा अगर वायुमंडल है तो उसमें 1 माइक्रोग्राम है, वो 1 माइक्रोग्राम। अब आप कंपैरेटिव स्टडी करिए जरा। भारत में यह 112.5 माइक्रोग्राम है। इट इज 112.5 माइक्रोग्राम इन इंडिया। भारत में यह 112.5 माइक्रोग्राम है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 5 माइक्रोग्राम का मानक तय किया है। ये तीनों लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, कम से कम अंतिम तो जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 5 माइक्रोग्राम का मानक तय किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन has determined norm of 5 microgram पर क्यूबिक मीटर मानक तय किया है। ठीक है, तैयार करिए, इसके आगे अगली क्लास में देखिए।